ओके, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ? ओके, तो चलो, जिनके भी डाउट्स हैं आप ग्रुप में पोस्ट करो, मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। एक पर्सन का एक क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर धीरे धीरे टाइम बचेगा तो आज, नहीं तो कल 6 to 7 ऐसी डेली चल रही है 6 to 7। तो ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, नेहा ने जो भेजे हैं वहाँ से, है ना? ओके, ठीक है। तो देखो, जो नेहा ने भेजा हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 33। तो ये क्या कहता है कि xi be the IID रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ्स। सो x1 x2 मान लो xn दे आर IID विथ पीडीएफ। तो आपको जो पीडीएफ गिवन है वो कुछ ऐसा है, 1/√2 गामा 1/6 x की पावर -5/6 एंड e की पावर -x/8 x मोर देन 0। तो आप ये देख के इजीली डिसाइड कर पा रहे होंगे कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? तो अगर मैं लिखूं कि ये जो सैंपल है ये क्या है, गामा विथ पैरामीटर क्या होगा, 1/6, 1/8 है ना? तो गामा 1/6 फिर 1/6 की पावर 1/8। तो ये उस पीडीएफ पे 1 गामा अल्फा बीटा के पावर अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर -x/बीटा। तो 1/6, 8 डिपेंड करता है कौन सा वाला पीडीएफ ले रहे हैं उसके हिसाब से। दूसरे पीडीएफ के हिसाब से ये 1/6 1/8 भी हो सकता है। तो यहाँ जो हम पीडीएफ कंसीडर कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं मैं कौन सा पीडीएफ ले रहा हूँ। तो इसका मतलब है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर -x/बीटा। तो इस पीडीएफ के हिसाब से, ठीक है, इस पीडीएफ का ये डिस्ट्रीब्यूशन। लाइट क्यों जल रहा है, एक मिनट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि √n x बार 3 - x बार -20/9 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। ये गिवन है क्या? ओके, ये गिवन है कि ये जो क्वांटिटी है, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है बोलो या एस्टिमेटर है, दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर। तो पूछ रहा है सिग्मा स्क्वायर क्या है, बताओ व्हाट इज दैट सिग्मा स्क्वायर। सो दिस सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओके, ठीक है ना? तो मतलब मुझे बताना है कि इसका वेरिएंस क्या है एज n टेंस टू इंफिनिटी। ये कहना मतलब है कि इस क्वांटिटी का मीन तो 0 आएगी, आप चेक कर सकते हैं, मीन 0 आएगी। आप इस पूरे क्वांटिटी का मीन फाइंड करेंगे, सो यू विल गेट 0। एंड वेरिएंस इस क्वांटिटी, इसका वेरिएंस क्या है व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे डिफिकल्ट होगा। तो यू ऑल नो सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो मैं थोड़ा थ्योरी बताता हूं इसके पीछे की स्टोरी, है ना? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो ये सब लोग जानते हैं कि मेरे पास एक रैंडम सैंपल है साइज n का। सो इन दैट केस, कोई बताओ इसका स्टेटमेंट, कोई बार बोल के बताओ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। कोई भी ट्राई करो, नहीं आप भी ट्राई करो, मुझे डाउट है। हाँ, for a given sample if n tending to infinity the sample mean will follow normal distribution with mean mu and standard deviation। ये गलत स्टेटमेंट है। मैं पहली बार जब IIT बॉम्बे में वो इंटरव्यू दे रहा था, मैंने ऐसे ही बोला था, तो उन्होंने कहा ये गलत है। मुझे समझ नहीं आया गलत कहाँ है। तो आपने क्या बोला है, विल फॉलो। ये फॉलो कौन डिफाइन करेगा? तो यहाँ पे विल फॉलो नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पूरा, है ना? क्योंकि मैं इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू दिया हूँ, तो इंटरव्यू देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। जो स्टेटमेंट आपने बताया उसमें गलती है, विल फॉलो बोलना गलत है, ठीक है ना? सो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। हाँ, क्या होगा? will approximate होगा। हाँ, तो क्या बोलेंगे आप, x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन √n। yes वो क्या होता है? follow टोटिकली बोल देंगे। नहीं,
और ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो हर इंटरव्यू में पूछेगा आपसे। आप पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हो, आप जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो, एमटेक का इंटरव्यू दे रहे हो, ये हर जगह ये पूछेगा ही आपसे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा वाला कन्वर्जेंस है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ और जो वो भी जानना चाहेंगे उसका यही मतलब होगा कि ये कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। तो विच जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ इन्होंने फॉलो तो नहीं लिखा है, आपने ध्यान से देखा है क्या लिखा है? क्या इन्होंने फॉलो लिखा है इस जगह पे जो मैंने लिखा है? चेक कीजिए क्वेश्चन में, क्या फॉलो लिखा है? वो लिख सकता था फॉलो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर जैसे बाकी क्वेश्चंस में रहते हैं। यहाँ इन्होंने फॉलो लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं। हाँ, तो फॉलो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फॉलो बोलना और ये बोलना अलग अलग चीज हो सकती है, ठीक है ना। तो ये फॉलो नहीं कर रही है, दिस डज नॉट फॉलो नॉर्मल 0 डिस्ट्रीब्यूशन, दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1। तो जब आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते तो आपको वहां बताना पड़ेगा कि x बार माइनस म्यू जो मैं लिखना चाह रहा था, तो फॉलो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। सो x बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट n, ये क्वांटिटी जो है दिस विल कन्वर्ज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी नॉर्मल 0 नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जो आप बोलना चाहते हो या 0 सिग्मा स्क्वायर 0 1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 नहीं है, ठीक है ना। तो फॉलो बोलने वाले से एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है नॉर्मल 0 1 इसका एक्चुअली। दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट है। तो इसी पे बेस्ड एक थ्योरम आता है, डेल्टा मेथड नाम है उसका, ठीक है। सो दिस डेल्टा मेथड सेज, मैं इसी को बस थ्योरी नहीं लिखता, वही रैंडम सैंपल है विथ मीन म्यू मान लो यहाँ पे लिखता मैं। सो यहाँ क्या लिखा मैंने स्टोरी कि लाइक x1 x2 xn b IID या रैंडम सैंपल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। सो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दैट शुड बी फाइनाइट, सो फाइनाइट होना चाहिए तभी आप डिफाइन कर पाएंगे। सो इन दैट केस सेम अजम्पशन के अंडर g of x bar minus g of mu, so this mu is of the population, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है सिग्मा स्क्वायर, दिस सिग्मा स्क्वायर इज नॉट फ्रॉम द सैंपल, ये सिग्मा स्क्वायर इस पूरे का वेरिएंस आएगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या होना है आपके पास कि जी एक्स बार माइनस जी म्यू अपॉन 1 by root n, this quantity will converge in distribution to normal 0 comma g dash mu whole square times variance of x1। तो जब मैं x1 लिख रहा हूं मतलब ये पहला रैंडम वेरिएबल है ना, मतलब वो पॉपुलेशन बोल दो आप, है ना, कि जो आपका पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस। जैसे यहां मैंने सिग्मा स्क्वायर ये यूज किया है, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं दिस टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। मतलब इसका मीन जो आएगी वो 0 होगी, और जो आपसे पूछा गया दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज, सो ये आपको फाइंड करना है। सो दिस इज द थ्योरम यू हैव टू यूज इन द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से अब। सो व्हाट इज योर gx हेयर, इसको मैं ठीक से लिखूं, एक बार ध्यान से देखिए, मैं ठीक से लिखता हूं। तो अगर मैं ठीक से लिखूं तो x बार 3 माइनस x बार, आई थिंक रूट n पूरे के बाहर है ना, मैंने थोड़ा सा वो किया है, ये ब्रैकेट छूट गया लिखना मुझसे, है ना। तो ये है दिस माइनस 20/9 अपॉन 1 बाई रूट n, तो इसी चीज को यहां लिख देते हैं, दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज, है ना, इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 कॉमा, और ये सिग्मा स्क्वायर है, दिस सिग्मा स्क्वायर, ये जो सिग्मा स्क्वायर लिखा है वो हमारे लिए है g डैश म्यू होल स्क्वायर टाइम्स, अब सिग्मा स्क्वायर नोटेशन यूज हो गया तो मैं ये यहां यूज करके मैं बोल देता हूं वेरिएंस ऑफ x1। x1 मतलब मैं सिग्मा 1 स्क्वायर बोल देता हूं, सिग्मा 1 स्क्वायर इन द सेंस कि ये इस जो हमारा पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है ना। तो मुझे यहां से बताओ पहले व्हाट इज द मीन ex, तो इसको μ1 बोल दूंगा मैं, और वेरिएंस ऑफ x1, दिस x1 इज अ सिंगल रैंडम वेरिएबल, पहला रैंडम वेरिएबल, सबका सेम मीन सेम वेरिएंस होगा ना, तो इसीलिए ये सिंगल है। सो इसको मैं सिग्मा 1 स्क्वायर बोल रहा हूं। बताओ जी गामा का फॉर्मूला यूज करके बताओ मीन वेरिएंस क्या आएगा। तो इस वाले पीडीएफ में मीन होती है अल्फा बीटा, है ना, तो अल्फा बीटा 4/3, और इस वाले पीडीएफ में वेरिएंस होती है अल्फा बीटा स्क्वायर, कितना
32/3. 32/3 फाइन। तो ये जो 32/3 आया ना वो मेरा ये वाला क्वांटिटी है, ठीक। तो अब हो तो क्या, नाउ आप कंपेयर करो, बताओ व्हाट इज योर gx। यहाँ पे gx फंक्शन क्या है, इसको कंपेयर करो आप उस थ्योरम से इसको। व्हाट इज द फंक्शन gx? X bar into 3 minus. मैं जस्ट x के लिए gx बार बोल दो, तो x मैं जस्ट gx पूछ रहा हूँ फंक्शन, ठीक है, इट्स फाइन। तो मतलब ये हो गया, मैं अगर g अगर सिर्फ x में फंक्शन लिखूं तो x इंटू 3 माइनस एक्स, यही है ना, जस्ट एज अ फंक्शन लिखूं, नॉर्मल कैलकुलस का फंक्शन लिखूं। सो दिस इज x इंटू 3 माइनस एक्स, दिस इज 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज डेरिवेटिव, g डैश x कितना होगा 3 minus 2x. जी 3 माइनस 2x। अब आपको क्या जरूरत है, जी डैश म्यू की और जी म्यू की, तो आप फाइंड करो यहां से। म्यू मतलब वो जो पॉपुलेशन का बोल रहा हूं, मतलब जी ऑफ म्यू 1 एंड यू टेल मी जी डैश म्यू 1, पहले दोनों फाइंड कर लो। म्यू 1 क्या है आपका, जो पॉपुलेशन का मीन है कितना 4/3, 4/3 पुट कीजिए इसमें, क्या आंसर आएगा इसमें? 1/3. नहीं 1/3 नहीं आएगा, ये आएगा, चेक कीजिए। यहाँ पे x को आप रखिए 4/3, ठीक है ना। सो 20/9 एंड व्हाट इज g डैश म्यू, म्यू 1 इज योर, म्यू 1 मैंने यहाँ लिख रखा है 4/3। ये 1/3 आएगा. अच्छा ये 1/3 आएगा, फाइन। तो ये आपका 1/3 आ गया। तो आपका जो पूछा गया है क्वेश्चन में ना, सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड दिस क्वांटिटी, लेट्स फाइंड हियर। तो g डैश म्यू 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर, ये 1 डिनोट किया हुआ पॉपुलेशन के लिए, तो मतलब पॉपुलेशन का एक रैंडम वेरिएबल सैंपल में, पहला सैंपल x1 है, तो जस्ट रैंडम वेरिएबल, तो उसमें 32/3 है। तो ये जो सिग्मा 1 स्क्वायर है मेरा 32/3 है, कितना आया सिंप्लीफाई होके कैंसिल कर दो इसको, कटेगा कुछ नहीं कटेगा ना। सो 32/27 इज द आंसर। अब आंसर चेक कीजिए, यही आंसर होगा। सो दिस सिग्मा स्क्वायर इज दिस ओनली, क्योंकि ये वाला सिग्मा स्क्वायर जो यही है, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ये वाला, दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ म्यू जो था उस पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस है, ठीक है ना, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर वहां यूज कर रखा है पहले से, मैंने सिग्मा 1 म्यू 1 कर दिया है ना, तो हमारे केस में सिग्मा 1 म्यू 1 कर दिया मैंने। तो ये जो हमारा था एक्चुअली g ऑफ x बार माइनस g ऑफ म्यू 1 अपॉन 1/√10, या इसको जस्ट √10 लिख दो। सो दिस क्वांटिटी हमने यूज किया, दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 g डैश म्यू 1 होल स्क्वायर टाइम सिग्मा 1 स्क्वायर, ये यूज किया मैंने। और इस क्वांटिटी की जो वैल्यू आई है 32/27, दैट इज आंसर ऑफ दैट सिग्मा स्क्वायर जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर आपका यही होगा, ठीक है। चलिए इसमें और एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, आप देखेंगे और मिलेगा। लास्ट वाली स्लाइड एक बार ओपन करिए। ये तो ये जस्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ही आता है, ये एक्सटेंशन है ना? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप अनम्यूट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यशवंत ने पूछा है, चलिए ट्राई करते हैं। तो ये कह रहा है कि x यूनिफॉर्म n है, 0 n है, n नेचुरल नंबर होगा, तो x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ y3, मतलब y ही ना, y3 मतलब क्या y, तो मुझे लग रहा है ये पूछना ये चाह रहा होगा कि x जो है यूनिफॉर्म 0 n है ना, और y जो है
वो जो होगा x माइनस दिस, और आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये xn बोल दो तो ये yn है, तो ऐसा बोलना चाह रहा है। ये नोटेशन क्लियर नहीं है क्वेश्चन में, लग तो ऐसे रहा था। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मैं ग्रेटेस्ट फंक्शन मतलब मान के चल रहा था, तो हमारे पास तो ये है ना, मतलब उसके लिए ये आएगा, तो yn माइनस दिस, इसका पार्ट, इसका आंसर हमेशा 0 से 1 आएगा, यही ना, ये तो हमेशा 0 से 1 में है। तो ये बात तो हमेशा 0 से 1 में आएगी, इसका रेंज 0 से ये होगा ना, क्योंकि ये तो 0 से 1 में आएगी हमेशा। दिस वैल्यू विल टेक, कोई बता भी नहीं रहा है, ठीक है ना, तो वहां मैं चेक कर रहा था मैं। सो दिस इज, यहाँ से आ गया yn माइनस yn, दिस इज बिटवीन 0 एंड 1। तो अब यहाँ से आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखो जब यूनिफॉर्म है तो इतना टेंशन मत लो ना, तो हमने पहले एक रिजल्ट करा है, तो पहले चूंकि मैं दिमाग में मेरे ग्रेटेशन फंक्शन चल रहा था, तो मैं उसके हिसाब से सोच रहा था ना, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो हमारे पास y क्या है, x माइनस दिस, तो ये तो हमें रिजल्ट देखा हुआ है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है। हाँ मतलब शुरू में मेरे दिमाग में वो ग्रेटेस्ट फंक्शन चल रहा है, इसलिए मैं वो कर रहा था। अभी क्या है, ये तो यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, है ना, n कुछ भी हो जाए, n कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये यूनिफॉर्म 0 1 ही रहेगा। तो अब कर दो आप, तो हो जाना चाहिए ऐसे। तो EY यहां से डायरेक्टली आ गया जो पूछा गया है, ठीक, बताइए कितना होगा, यही ना, a प्लस b/2, ठीक है भाई यशवंत, देख लो इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ आप। शुरू में जो मैं कर रहा था अभी वो ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन के लिए कर रहा था मैं, है ना, वो फिर याद आएगा, चाहिए तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना। ओके हो गया, गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इन्होंने भेजा है वो कह रहा है कि, अच्छा ये मैं करता हूँ तुम्हारे अभी लास्ट में, इसके बाद एक एक अभी सबका सॉल्व करते हैं, फिर हम वापस आएंगे। तो तरुण ने जो भेजे हैं, हाँ उसमें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y3 पूछा गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका वही आएगा, y3 भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर y4 पूछा तब भी आंसर वही रहेगा, ठीक है ना। हाँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 0 से n है ना, तो हुआ क्या है, जैसे n यहाँ है आपके पास 0 1 2 3 डॉट 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 n तक है। हो क्या रहा है एक्चुअली, जब x आपका 0 से 1 में है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, जिसको हम लोग नोटेशन में ऐसा लिखते हैं, तो ठीक है ना। तो देखो ये 0 से 1 में है, तो वो 0 से 1 में ही रहेगी तब भी। अगर x आपका 0 से 2 में है मान लीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 0 से n है, तो 0 से 2 भी है, स्टिल ये x का रेंज 0 से 2 है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा उसका रेंज क्या आएगा, हर्ष बताओ आप, तब भी 0 1 ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब ये 0 1 जब x 1 से 2 में है, दैट विल मैप टू, तो जब x 1 से 2 में है ना, जब x आपका 1 से 2 के बीच भी है, तब भी ये वैल्यू 0 से 1 में ही आ जाएगी। तो एक्चुअली इसका लॉजिक ये होता है कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, स्केल और लोकेशन चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई नंबर ही तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये एक नंबर है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का है, वो एक नंबर है एक्चुअली। तो x माइनस किसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो x अगर मान लो n से n+1 में भी है, तो जब आप x आपका n से n+1 में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x n हो जाएगी। तो यू आर डूइंग व्हाट, x में से n घटा रहे हो आप एक्चुअली। जब ये 1 से 2 में था तो आप यहाँ 1 घटा रहे हो, जब 2 से 3 में तो आप 2 घटा रहे हो, जब 3 से 4 में तो आप 4 घटा रहे हो। इस तरीके से n से n+1 में तो आप n घटा रहे हो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 में आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इंटरवल में हो, वो वैल्यू एट द एंड 0 से 1 में ही आ जाएगी। और चूंकि यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, तो यूनिफॉर्मली तो सारी वैल्यू यूनिफॉर्मली 0 1 पे ही कन्वर्ट, मतलब वो भेज देगी उसको, है ना। तो मतलब अपने रेंज पे यूनिफॉर्म हो जाए, कहने का ये मतलब है। तो इसका रेंज हर केस में 0 1 ही आएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो है yn जो है वो 0 से 1 में ही आएगी, इनफैक्ट कभी भी 0 से 1 में ही आएगी
हमेशा, तो वो यूनिफॉर्मली 0 1 हो जाएगी, चाहे n कुछ भी रहे, है ना। तो रेंज अपने रेंज पे यूनिफॉर्म रहेगी ये। और ये जैम में भी आ चुका है पहले, 0 से समथिंग के लिए आ चुका है। चलिए तो नेक्स्ट, हाँ ये तरुण ने जो भेजा हुआ है, इसका क्या है भाई इसमें? ये रिग्रेशन जैम में तो नहीं आता है, तो इसको अभी तुम वेट करो, अभी जैम गेट में जब रिग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये सिंपल लिनियर रिग्रेशन भी नहीं है, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन है ना। तो इसमें पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि टी स्क्वायर आ गया ना। हाँ, ऐसे लिखा हूँ इसको। एक तो आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो, समझ नहीं। So there is an unbiased estimator of alpha 1, alpha 2, alpha naught and alpha mu, है ना। तो तुम्हारे पास इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर मैं तो नॉर्मल लीस्ट स्क्वायर लगा के कर रहा था, बट वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। नहीं, ये थ्योरी से नहीं होगा, आपको बस एक एस्टिमेटर ढूंढना है, इसका मीन ये आ जाए। तो इसका एस्टिमेटर का फॉर्मूला आते हैं ना, जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास जो फॉर्मूला है, क्या आपको वेरिएंस बिटवीन एक्स आई वाई आई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स आई, जैसे बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई बीटा 1 का था ना एस्टिमेटर, तो वैसे ही इसका फॉर्मूला देख लो, अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 का क्या आएगा एस्टिमेटर्स। पॉलिनोमियल रिग्रेशन आप एक बार पढ़ के देखो, या जो क्वाड्रेटिक रिग्रेशन जो भी है ना फॉर्म में आते हैं, तो मुझे लगता है इसको मुझे ट्राई एक बार करना चाहिए। अभी करूंगा टाइम वेस्ट होगा, तो आप मुझे एक बार याद दिलाना, मैं एक बार ट्राई करूंगा, ठीक है ना। या फिर जब रिग्रेशन डिस्कस करेंगे गेट वाले बैच में तब डिस्कस करते हैं इसको। ये हाँ, जब मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि अभी टाइम किल होगा इसमें से। ओके नेक्स्ट जो है, अच्छा इसने भेज तो दिया था तरुण ने, ठीक है। उससे पहले अच्छा इसमें क्या डाउट, इसमें क्वाड्रेटिक ही तो इसको सॉल्व करना, जस्ट क्वाड्रेटिक। जो इनका S1 का दूसरा डाउट था उसमें कुछ खास नहीं है, देखो वैसे बाकी लोगों को डाउट ज़्यादा आए नहीं है, तो मैं इसको बता देता हूँ। तो ये जो है, फिर आते हैं बाकी लोगों पे। तो आपको CDF दे रखा है x का क्या है 0, x/2, 3/5, 1/2 प्लस x/8 एंड 1। ओके देखो, तो ये CDF दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है। तो बॉक्स x स्क्वायर -5 टाइम बॉक्स x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो अब सिंपली अभी मान लो ये t है, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो आप, मान लो t है, t स्क्वायर -5t प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, यही है। तो ये हो जाएगा t -3 t -2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या है कि t -3 या t -2 को 0 पुट करके देखो, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 या 2। तो एक साइन स्कीम बनाओ आप इसके लिए, -∞ +∞ 2 3, ठीक है। तो ये है 2 और ये है 3। तो अब क्या करना है आपको बस ये चेक करना है कि t की किस वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी नेगेटिव आंसर देगी। तो आप क्या करते हैं, साइन स्कीम आप लोग जानते हैं ना, वेवी कर्व मेथड कैलकुलस में, वो अप्लाई कीजिए आप। तो क्या करेंगे, अगर मैं 3 से ज्यादा कोई भी नंबर लूंगा तो ये पॉजिटिव आंसर ही देगा, चेक करिए कोई रख के, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसे क्या समझ आया कि ये नेगेटिव कब होगी, जब t की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, इक्वलिटी लगा हुआ है तो यहां भी इक्वलिटी लगा लीजिए, ओके है, देख लीजिए यहां इक्वलिटी है इक्वलिटी। तो t की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 होगी, ये ओके है ना। अब आगे देखो तो इसका सॉल्यूशन, अभी पहले मैंने इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया,
तो मैं इस बॉक्स x की जगह t रख के सॉल्व किया, तो इसका सॉल्यूशन आया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x है वो और 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो बाकी लोग बताओ भाई, इसको ओपन करके आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 2 और 3 के बीच में कब होगा। इक्वलिटी भी है ना, ये 0 भी लगा हुआ इक्वल है, तो 0 तो 2 या 3 कुछ भी हो जाए 0 हो जाएगा, है ना। दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन रीजन एक्चुअली। तो इसको मैं क्या लिखूं कि बॉक्स x 2 हो सकता है या बॉक्स x जो है 2 से 3 में हो सकता है स्ट्रिक्टली। अच्छा इनफैक्ट मैं यहाँ इक्वलिटी लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और इसको 3 कर देता हूं, देख लो एक बारी। अब बॉक्स x 3 कब होगी बताओ, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी इसमें, कोई बताओ। 3 to 4. तो ये x की वैल्यू 3 to 4 मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4 प्लस, अब जो बॉक्स x है वो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। देखो ये एक्चुअली इंटीजर वैल्यूड है ना, तो कहने का यहाँ मतलब जो मैं लिखा हूं उसको मैं ठीक से लिख देता हूं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है, ये जो बॉक्स x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, ये इसका रेंज इंटीजर होता है, तो इसकी वैल्यू कभी 2.5 तो आ नहीं सकती है, 2.1 भी नहीं आएगी, 2.2 भी नहीं आएगी, ये तो 2 होगी या 3 होगी। तो अलग अलग लिखने के बजाय मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, तो जब वो मैं लिख रहा था 2 ही कर दो, तो इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या 3 होगी, ठीक। तो या तो 2 है या 3 है, तो 2 कब है, क्योंकि बीच में हो नहीं सकती वैल्यू इसकी, ये इंटीजर वैल्यूड फंक्शन है, इसका रेंज इंटीजर है, तो ये वैल्यू तो 2 लेगी या 3 लेगी, सो दैट इज 2 और 3। अब 3 कब है, जब 3 से 4 में है, 2 कब है, तो डायरेक्टली बता दो सीधा सीधा। तो इन ऑल x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है टोटल मिला के, 2 to 4. हाँ 2 to 4 हो जाएगी, 2 को इंक्लूड कर लो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ है तो वैल्यू 2 से 3 तक, यहाँ 3 से 4 तक, 4 को एक्सक्लूड करके, यहाँ 3 इंक्लूडेड है इसीलिए यहाँ कर दिया। तो टोटल मिला के बोल दो 2 से 4 में ये सेटिस्फाई होगी। अब x 2 से 4 में है, अगर मैं इसको CDF वाले तरीके से करूँ, कोई PMF निकालने की जरूरत नहीं है, तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो इसको क्या लिखे रहते हैं, जिसको याद है हाउ टू राइट दिस प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ CDF, कोई बताओ। F of 4 minus यस minus f of 2 या 2 माइनस 2 minus 2 माइनस, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग, तो 2 यहाँ है तो हम 2 के पीछे वाले को माइनस करेंगे, सो 2 माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ सी दिस फंक्शन, ये एक फंक्शन है कैलकुलस वाला, समझ लो। अब देखो 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट पे CDF पे वैल्यू क्या है, तो 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा तो 3 के बाद तो यही है, तो 3 के बाद तो कुछ वैल्यू लो, चाहे 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड वैल्यू यही रखनी है 1, तो ये तो जस्ट 1 ही हो गया तुम्हारा, माइनस 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट ये आएगी, ठीक है ना, एक स्ट्रिक्टली लेस देन 2, यहाँ 2 इंक्लूड कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इक्वलिटी नहीं चलेगी, है ना, इसीलिए ये चूज कर रहे हैं हम। तो दिस ये 3/5 है, 3/5 था, सो 3/5, तो आंसर आ गया 2/5। चेक कर लो भाई तुम लोग, 0.40 ये आंसर होना चाहिए, आपने 3 1 लगाया हुआ ना इसलिए गलत है, ठीक है, तो 0.40। ओके भाई यशवंत, देख लो नेक्स्ट जो है नेहा ने जो भेजे हैं वो देखते हैं, चलिए। तो लास्ट वाला पहले बताएं, चलिए लास्ट वाले पहले देखते हैं। सो ये कह रहा है कि वी आर टोल्ड दैट फॉर अ पर्टिकुलर कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग k हेड्स इन n टॉसेस इज x। कह रहा है कि वी आर टोल्ड दैट फॉर अ पर्टिकुलर कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग k हेड्स इन n टॉसेस, तो n टॉस कर रहे हैं, k टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है x है, तो मतलब अच्छा आंसर गलत है उसमें, ओके ठीक है, मतलब अभी आंसर यही होगा 40, तो आप करेक्ट भेज सकते हैं, करेक्ट कर देंगे वो, हाँ ठीक है ना, आंसर ये होगा 40 होगा। चलिए तो इन्होंने जो भेजा है, तो हमारे पास क्या है एक्चुअली, मान लो x है, ऑब्जर्विंग k हेड्स इन n टॉसेस, या ऑब्टेनिंग k हेड्स इन n टॉसेस,
यही है कि k हेड्स इन n टॉसेस, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल क्या आएगा जी। अच्छा ऐसे तो k हेड्स हटा दो, नंबर ऑफ हेड्स इन, मैं ऐसा बोल देता हूं, नंबर ऑफ हेड्स इन n टॉस, है ना, तो ये है ना, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा, हाँ n कॉमा हाफ, करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका n कॉमा हाफ हो गया। अब इन्होंने एक्चुअली कहा है कि जो स्मॉल x है वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k है ना, ये कहना चाह रहा है कि obtaining k heads in n tosses, तो x is actually probability at k in this distribution, okay, and the probability of observing k heads in n plus 1 toss is y, तो सिमिलरली जो y है वो एक्चुअली मान लो, अगर मैं y बोल देता हूँ n टॉस में था, y अगर है मतलब रैंडम वेरिएबल कुछ और ले लो चाहो तो, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो वैसे तो चलो ठीक है, जो ये कैपिटल Y है वो है नंबर ऑफ हेड्स इन n प्लस 1 टॉसेस, ठीक है ना, तो y इस केस में आपके पास है बाइनोमियल n प्लस 1 कॉमा हाफ, ठीक, तो ये स्मॉल y जो है प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू k है, कि n प्लस 1 टॉस में k टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी y है, then the probability p of the coin showing up head in a single toss। अच्छा तो यहाँ पे इन्होंने क्या फिक्स किया है कि हमने हाफ मान लिया, क्योंकि हमने मान लिया अनबायस्ड है, एक्चुअली वो आपसे ये p पूछना चाह रहा है, ये np है एक्चुअली, तो ये आपसे p ही जानना चाह रहा है कि व्हाट इज दैट p, तो क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं, सो मतलब अनबायस्ड कॉइन नहीं लिखा ना, फॉर अ पर्टिकुलर कॉइन अनबायस्ड नहीं बोला है, तो स्मॉल p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इन सिंगल टॉस, स्मॉल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन वन टॉस, ठीक है, तो सिंगल टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है, तो इसको ओपन कीजिए, 2 इक्वेशंस आएंगे और कितना आएगा जरा ट्राई कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, x इज इक्वल टू क्या होगा, n चूज k p की पावर k 1 माइनस p की पावर n माइनस k, दिस इज n प्लस 1 चूज k p की पावर k एंड 1 माइनस p की पावर n प्लस 1 माइनस k। अब आप दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू x, दिस क्वांटिटी इक्वल टू y, ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास और इसको सिंपलीफाई करके p निकालने हैं, तो सिंपल आप देख पा रहे होंगे, ओके डिवाइड कर दो इक्वेशन को, ऐसा कुछ आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, यू जस्ट डिवाइड बोथ इक्वेशंस, सो आप जस्ट इसको डिवाइड कर लो इक्वेशन 1 को 2 से, तो ये कैंसिल होगा p के, यहाँ से एक p बचेगा आपका, क्योंकि n प्लस 1 है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक p बचेगा, तो खुद ही आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर है, दिख रहा है डायरेक्टली दिख रहा है आंसर, है ना, अब डिवाइड करिए एक बार में आंसर दिख जाएगा आपको, क्योंकि एक ही p बचेगा लेफ्ट में कैंसिल होके, ओके नेक्स्ट, ये कब भेज, हाँ तो अब किसका रह गया, बाकी लोग सॉल्यूशन भेज ही रहे हैं, अच्छा है डाउट, चलो ठीक है, तो हरिओम के क्वेश्चन में डाउट मिल ही गया सॉल्यूशन, अब पिछला बताना है जी, नेहा, तो 2 तो हो गया आपका, अब क्या 3, यस सर थर्ड वाला जो कह रहा है कि x रैंडम वेरिएबल है विथ p1x p2x which take नॉन नेगेटिव वैल्यू ओनली, नॉन नेगेटिव ओनली, है ना, तो कह रहा है कि तो ये क्या है, यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, p1x प्लस 2p2x, एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये 6 टाइम x प्लस 1, अच्छा तो ये है क्या, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
ये x भी है रैंडम वेरिएबल विद pmf p1x p2x, मतलब एक ही रैंडम वेरिएबल के दो pmf है, एंड विच टेक द नॉन, हाँ वही सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, सो विच टेक नॉन नेगेटिव वैल्यू ओनली, ठीक है, px ये है, px प्लस 1 ये है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअली x का नहीं है, ये कहना चाह रहा, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा लिखने में गलती किया है कि p1 एक pmf है, p2 एक pmf है, और जो px है वो x का pmf है, तो वैसा बोलना चाह रहा है कि px को हमने ये लिखा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। देखिए ये हाफ p1x प्लस हाफ p2x, यहाँ भी ब्रेक करेंगे तो 1/6 x प्लस 1 टाइम p1x प्लस 1/3, या इसको था 2/6 x प्लस 1 टाइम p2x, ऐसा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इस तरह से दे रखा है आपको ये। अब पूछ रहा है आपसे कि, तो एक काम करो ना, p1 प्लस p2 को px कर दो, प्लस 2 इज पॉइसन लैम्डा 2, मान लो इस तरह सॉल्व करूं अगर मैं, और x जो है वो पॉइसन लैम्डा है मान लो, ठीक है, तो इससे करके देखो, तो इससे आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि x1 पॉइसन लैम्डा 1, x2 पॉइसन लैम्डा 2, और x जो पॉइसन लैम्डा है तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पुट करो, तो क्वेश्चन ये भी है कि ठीक है pmf तो हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, हाफ तो बाहर है, e की पावर कॉमन क्या क्या आ जाएगा, तो यहां से आएगा तुम्हारे पास इस तरह से, और सेम यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा। अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो e की पावर माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 की पावर x अपॉन, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 यहाँ से मिल जाएगा एक्चुअली, सो ये 6 टाइम 1/6 टाइम x प्लस 1 तो है, ये x फैक्टोरियल 2/6 टाइम x प्लस 1, e की पावर माइनस लैम्डा 2 की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, इस तरीके से। और ये 2 इक्वेशंस हैं, है ना, यहाँ से, तो इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो डिनोमिनेटर तो x प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ थोड़ा सा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1/6 लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, इसी चीज को, तो क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस लैम्डा 1, मतलब ये समझ लो कि मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई क्यों किया, पावर x प्लस 1 हो जाएगी, दोनों मिलके x प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x प्लस 1, ऐसा समझो, जो p1 था वो बोल देता हूं मैं, तो ये आपका आ जाएगा p1 x प्लस 1, और ये आ जाएगा ऐसे ही, इसको सिंप्लीफाई करो, लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/6 लैम्डा 2, ये p2 ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, एंड यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लो आप सिंप्लीफाई करके, तो ये जो है क्या निकाल रहे थे हम, px प्लस 1, तो इन दोनों का सम 1 आना चाहिए, ठीक है ना, एक तो ये है, क्योंकि ऐसा तभी होगा, और वहां पे उन दोनों का सम 1 आना चाहिए, सम यहाँ तो 1 आ ही रहा है ना, यहाँ पे जो है ये pmf का सम 1 तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कुछ ऐसे समझ आ जाएगा तुम्हें कि 1/6 लैम्डा 1 प्लस 2/6 लैम्डा 2 बोथ आर 1, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है ना, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगा उसके हिसाब से, तो फिर px मिल जाएगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन आई, वो वहां पुट कर दो, तो इससे एक आंसर आ जाएगा, चेक कर लो, यहाँ से लैम्डा के टर्म में कुछ आंसर आ जाएगा, क्या होगा, तो यहाँ तुम एलसीएम लोगे अगर, रेसिप्रोकल तो कर नहीं सकते, देखो लैम्डा 1 और 2 इक्वल तो नहीं हो सकता है ना, इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल होगा तो 1 नहीं बनेगा, तो फाइनली कहने का मतलब क्या है, 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई ना, देखो मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास 2 इक्वेशंस आई, एक तो ये है कि जो
px है, देखो क्वेश्चन शुरू में थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है ना, x के पास 2 pmf है, x के पास 2 pmf हो ही नहीं सकता, अगर है तो दोनों सेम ही होगा फिर, है ना, इस तरीके से, अगर वैसा होगा तो फिर वो सेम ही होगा, और सेम होगा तो यहाँ पे 1 नहीं देगा, ये कट के कितना आ जाएगा 3/6x + 1, तो 3/2x + 1, 2x + 1 को 2 है ना, तो 1/2x + 1 को वो होना पड़ेगा और 1 होना पड़ेगा, तो x पर्टिकुलर आ जाएगी। तो ये नहीं हो सकता ऐसा कि एक ही x का जो है p जो है वो x का pmf है, p1 p2 अलग pmf है, तो यहाँ से आपके पास ये आ गया px बराबर हाफ p1x प्लस हाफ p2x एंड p ऑफ x + 1 जो आ रहा है एक्चुअली वो ये है 1/6 λ1 p ऑफ x + 1 प्लस 2/6 λ2 और p2x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, इसको छोड़ो अभी, तो ये 2 इक्वेशंस हैं, तो कंपेयर कर लो, ऐसे ही कंपेयर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यू जस्ट कंपेयर इट। हाँ एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। हाँ, तो वैसे तो देखो होगा क्या, अगर p1 λ1 है, देखो यहाँ से क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो आएगी जब आप लोगे तो हाफ टाइम ex1 प्लस हाफ टाइम ex2, यही आएगी यहाँ से आपकी पहली वाली, तो मतलब λ1/2 प्लस λ2/2, लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि λ1 λ2 क्या है, तो ऐसा कब होगा जब ये इसके इक्वल कर दो आप और इसको इसके इक्वल कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/6 λ1, तो λ1 इज व्हाट, तो बताओ सिंप्लीफाई करके, और 1/2 इज 2/6 λ2, तो यहाँ से λ2 क्या आएगा, ओके, λ2 2/3, चलो तो ये हो गया, तो ठीक है यही आ गया, तो हो गया आपका काम। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो x1 है, x1 वो है पॉइसन λ1 जो कि 1/3, और x2 जो है पॉइसन λ2 जो है 2/3, तो ये x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब इसके बाद जो x है, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है कि x1 x2 कोई अलग रैंडम वेरिएबल जिसका p1 p2 pmf है, p1 x1 का p2 x2 का, एंड मेरे पास x एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है जिसका pmf ये है, तो उस x का pmf, तो px लिखने के बजाय तो वो x है, क्या हो गया, 1/2 हाँ आ जाएगा, तो अब वो इजी हो गया ना, x + 5। हाँ हाफ p1x प्लस हाफ p2x, तो इजी हो गया अब तो। और यहाँ से जैसे ex चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं, ex में क्या करोगे आप, समेशन x टाइम px, तो वही खोलोगे तो समेशन हाफ टाइम समेशन x p1x, तो आ रखा है 1/3 हाफ टाइम समेशन x p2x जो है 2/3, तो इसको ओपन करके बताओ कितना आएगा, सिंप्लीफाई होगी 1/6 प्लस 2/6 3/6 1/2, तो 1/2 के हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ठीक है, 11/2 आ जा रहा है। हाँ तो सी करेक्ट हो गया। और उसके बाद एक पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, x = 1, सो x = 1 का मतलब है कि अब आपके पास x1 चाहिए, तो मतलब हाफ टाइम p1 x = 1 प्लस हाफ टाइम p2 x = 1, ये समझ लो आप, मतलब x1 = 1 x2 = 1 ऐसा है। तो इसमें 1 रखने पे क्या आएगा, अब चेक कर लीजिए, तो हाफ e की पावर माइनस λ1 की पावर x अपॉन 1 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा हाफ e की पावर माइनस λ2/1 फैक्टोरियल, तो पुट कर लीजिए इसको, λ1 की जगह आप रखिए 1/3, λ2 की जगह 2/3, तो आई थिंक ये कोई पर्टिकुलर नंबर तो आएगा नहीं, वो कुछ उसमें आएगा, सर वहाँ से वो कंपेयर कैसे हो रहा है λ1 λ2, क्योंकि दिस होल्ड्स फॉर ऑल x, एक्चुअली दिस होल्ड्स फॉर ऑल x एंड दिस होल्ड्स फॉर ऑल x,
तो जैसे मान लो अब यहाँ पे x को मैं 2 रखूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, x को 2 रखता हूं, P2 बराबर हाफ P12 प्लस हाफ P22 और यहाँ x को मैं 1 रखता हूं तो क्या होगा 1/6 लैम्डा टाइम्स P2 प्लस 2/6 लैम्डा टाइम्स P22 मतलब P12 तो सेम वैल्यू कोइंसाइड करेगी ना। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही कॉमन पीएमएफ में 1 पे कुछ और प्रोबेबिलिटी आएगी 2 पे कुछ और आएगी, जैसे शुरू में इसने लिखा है। तो फर्स्ट लाइन गलत है इस क्वेश्चन का कि ऐसा नहीं एक रैंडम वेरिएबल है 2 अलग अलग पीएमएफ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वैसे ही है, यहाँ x को आप 2 रखो वही आंसर आएगा, x को यहाँ 1 रखेंगे सेम इक्वेशन ही बनेगी। समझ में क्या कह रहा हूँ, स्मॉल x की जगह आप यहाँ 2 रखिए पहले वाले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में स्मॉल x की जगह आप 1 रखिए, सेम एक्सप्रेशन बनेगी। यस सर। तो यूनिक सॉल्यूशन तो यूनिक ही देगा ना, अलग थोड़ी आंसर देगा वो। ऐसा नहीं पहले इक्वेशन में कुछ और आएगी दूसरे कुछ और, दोनों सेम ही बन रहा है तो सेम ही इक्वेशन है तो कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तो इक्वेट कर दिया। चलिए तो आपका ये हो गया, और किसी का डाउट आया है? यशवंत, ओके। तो हाँ, उससे पहले आपका एक और क्वेश्चन वो देखते हैं जो उससे पहले किसी और का था, यशवंत का तो हो गया सारे क्वेश्चन। तरुण का रिग्रेशन का था वो बाद में करेंगे क्योंकि जैम के बाहर का सिलेबस का है वो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इन्होंने भेजा यशवंत ने कि x नॉर्मल 0 1 है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बताओ, यही है ना भाई। तो सिंपल है यहाँ पे, एंड देन फाइंड दिस। एक तो एक ही क्वेश्चन में 2 चीज पूछ लिया, नहीं ये भी कुछ भी, ये सब बच्चे है ना क्वेश्चन उठाते हैं कहीं से सब्जेक्टिव और ये फाइंड दिस एंड फाइंड दिस आल्सो, निकालना तो एक ही है ना। तो देखो तो ये मुश्किल नहीं है ना, फिर से देखो x का रेंज तो पूरा रियल नंबर है, तुम बताओ बॉक्स x का रेंज कितना होगा, इसका सपोर्ट क्या है। हाँ जी शुभम, एक बार कैसे निकाले, तो ये कंपेयर किए, कंपेयर दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। आप x को मैं बोल रहा हूँ ना, x को आप 1 रख के देखो, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, ठीक है ना। x को यहाँ 1 रखो, यहाँ x को मान लो चलो x को यहाँ 2 रखो, यहाँ x को 1 रखो, तो इट विल गिव यू सेम एक्सप्रेशन, दोनों सेम इक्वेशन बनाएगी। मैं लिख के बता देता हूँ, देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें स्मॉल x को अगर वो रखोगा तो पहले इक्वेशन से आएगी P2 इज इक्वल टू हाफ P1 एट 2 प्लस हाफ P2 एट 2 और यहाँ से आएगी, इसमें स्मॉल x को 1 रखो दूसरे वाले में, सो P2 इज इक्वल टू 1/6 लैम्डा 1 P1 एट 2 प्लस 1/6 लैम्डा 2, ठीक है। तो यही तो बनेगी। अब ये दोनों सेम चीज अलग अलग चीज है, मुझे बताओ लेफ्ट साइड इक्वल है ना तो राइट साइड भी इक्वल होने चाहिए, अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होने चाहिए। तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो आप, तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया, ठीक है शुभम। सो कोएफिशिएंट कंपेयर, हाँ भाई इंटीजर, हाँ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कि तो ये आपका बॉक्स x जो है ना वो एक्चुअली आपका आ गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जो बॉक्स x है मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट है तो क्या होगा, तो डिस्क्रीट है तो इसकी वैल्यू आ गई ये k प्लस 1, k से k प्लस 1 तक, तो ये हो गया फाई ऑफ k प्लस 1 माइनस फाई ऑफ k, फाइन। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या ये किसी भी उसके लिए है, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर, k कोई भी इंटीजर है, फाइन। ध्यान से अब देखो अब क्या हो रहा है एक्चुअली कि जैसे आप, ठीक है यहाँ तक आपसे क्या पूछा है एक्सपेक्टेशन ना, तो ये पीएमएफ आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ, मैं इसको y बोल देता हूं, जो ये फंक्शन है इसको y बोल दो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y चाहिए समेशन y इनटू, ओके। जैसे मैं अगर तुम्हें समझाऊं
तो 1 पे और -1 पे क्या होगा? तो ये तो k पॉजिटिव है तब ऐसा हो रहा है ना, ये कब ऐसा हो रहा है? अच्छा k कोई भी वैल्यू ले लो ना, k तो इंटीजर है, जैसे 0 है तो कोई बात नहीं, 0 से 1, -1 है तो -1 से 0 है ना, -2 है, इट्स ओके। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी या k इंटू ये कर लो, समेशन तो 1 ही आ जाएगा ना, कट जाएगा तो समेशन 1 आ जाएगा। 5 0 हाफ है ना, 5 - 1 अब ये आपको समेशन फाइंड करना है, ये ना क्वेश्चन यही है, तो ये फाइंड करो क्या होगा, समेशन k फ्रॉम -∞ से +∞, और ये k टाइम, और ये था phi ऑफ k + 1 माइनस phi ऑफ k। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो जब 0 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगी? देखो जब इसमें मैं k की जगह 0 रख रहा हूं तो बीच में 0 पे क्या हो जाएगी? 0, ओके। जब k को मैं 1 रख रहा हूं तो क्या हो रहा है जरा ध्यान दो, जब k को मैं 1 रख रहा हूं, ये PMF है, समझ आया ना, PMF y का, ये y था, y = k, y मैंने इसका नाम दे रखा है, तो है ना, ये y है। अब 1 रखो जरा k को, तो 1 रखोगे तो 1 टाइम phi ऑफ 2 माइनस phi ऑफ 1, राइट। k को समेशन है ना, सारी वैल्यू रखनी है, 0 पे 0 1 2। अच्छा -1 रख के देखो, जब आप -1 रखोगे क्या बनेगी? -1 टाइम phi ऑफ कितना होगा? -1 रखोगे तो 0 माइनस phi ऑफ -1। एक मिनट, फिर अगला लिखता हूं मैं, तो नेक्स्ट जब लिखूंगा मैं तो आएगा 2 टाइम, जब x को आप 1 रखा ना, 2 रखिए जरा, कितने आएगी? तो ये आ जाएगी phi 2 माइनस phi ऑफ 1। अरे सॉरी, हम तो 1 रख चुके हैं, 2 रखेंगे, phi 3 माइनस phi 2। हाँ अब देखो यहाँ पे जरा, तो ये माइनस, फिर ऐसे -2 टाइम phi ऑफ -2 रखेंगे तो क्या होगा? माइनस -1 रखा था मैंने पहले, अब -2 रख रहे हैं, सो -2। अच्छा ये बताओ, जैसे phi 2 में और phi -2 में क्या रिलेशन है? यस, वो यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ देखो, फिर आपका वो आ जाएगा, जैसे phi 0 तो हाफ होता है, इट्स ओके। अब ये phi 1 क्या है? 1, phi -1 क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई करो तो प्लस में phi 1 हो जाए, phi -1 प्लस में, तो phi -1 इज 1 माइनस phi 1, और phi 1 यहाँ पे माइनस में है ना, तो ऐड हो जाएगा, तो इसमें phi के टर्म में कुछ आएगी। ओके, काम करते हैं पहले, तो इस तरीके से देखना पड़ेगा वैल्यू क्या आएगी सम होके एट द एंड। तो एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ से हम लोग, ये CDF है, ठीक है ना, ये तो CDF है, CDF है स्टैंडर्ड नॉर्मल का। एक्चुअली पूछा क्या आपसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y ना, इसका सम करेंगे इतना आएगा, इसको एक बार करके देखना पड़ेगा, जैसे 2 टाइम माइनस प्लस 2 टाइम 5 -2, ये -2 टाइम 5 -2। एक्चुअली क्या होगा, तुम एक साथ मिलाओ, इसको ठीक से लिखो, जैसे phi 2 वाले को और phi -2 वाले को एक साथ लाओ, फिर ऐसे ही phi 3 वाले को phi -3 वाले को एक साथ लाओ। होता क्या है फॉर्मूला, आप ये यूज करो, phi ऑफ k प्लस phi ऑफ माइनस k, ये मिलके कितना होता है? phi ऑफ k प्लस phi ऑफ माइनस k कितना होगा? 1। तो ये रिजल्ट यूज करो, यहाँ कोई नंबर आ जाएगा 0 पे phi 0, ऑलरेडी phi इज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो phi 0 तो 1 ही हाफ रहेगा, बाकी को तुम सेट कर सकते हो, जैसे है ना, यहाँ -phi 1 है और यहाँ पे
प्लस में 5 माइनस 1 आ जाएगा। तो 5 माइनस 1 प्लस 5 1 कितना हो जाएगा? मतलब कुछ एक दो करके दिखा देता हूँ, तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। देखो तो मैं आगे लिखा नहीं हूँ, अभी थोड़े से तुम लिख के देखना, वो मिलकर 1 हो जाएगा ना। वही कर रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो वही मैं भी वही कह रहा हूँ। तुम जो कह रहे हो कट जाएगा और मैं कह रहा हूँ सम 1 होगा, सेम बात है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो 5 माइनस के को 1 माइनस 5 के लिख रहे हो, है ना, तो आपको लग रहा है वो कट जाएगा 1, तो करके 1 बचेगा ना एट द एंड। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो मैं भी वही कह रहा हूँ दूसरे तरीके से। मैं कह रहा हूँ 5 माइनस 1 को ऐड करके 1 आ जाएगा, 5 2 और 5 माइनस 2 मिलके 1 आ जाएगा। देखो जैसे इसको जरा कलेक्ट करो, तो यहाँ जब ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। क्या बन रहा है? माइनस ऑफ 5 0 प्लस में 5 माइनस 1, ये 0 तो हटा सकते हो आप। इसको ओपन करो 5 2 माइनस 5 1। एक मिनट, ये माइनस 5 1 हो गया, वहां तो माइनस में है। अच्छा तो 5 0 यहाँ से, और एक यहाँ भी तो है। अच्छा डबल डबल है ना, तो बच्चे एक जगह मिलाना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ भी 2 बार आ रहा है, वहां भी 2 बार आ रहा है, तो एक में ला सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ भी 2 बार ना, कि माइनस 2 टाइम 5 माइनस 1 एंड प्लस 2 टाइम 5 माइनस 2, इस तरीके से। अब देखो 5 2 माइनस 2 टाइम 5 माइनस 1 है, प्लस 5 माइनस 1 है, कितना हो गया मिलके? कितना हुआ? माइनस 5 माइनस 1, और यहाँ माइनस 5 1 है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस ऑफ 5 माइनस 1 और माइनस को मिलकर कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा। हाँ, तो वो -1 हो गया। ऐसे ही 2 वाले को साथ लाओ, जैसे ना एक 2 आगे भी आया होगा, तो कुछ टर्म लिख के देखो तुम्हें पैटर्न दिखेगा, तो उससे फिर कलेक्ट कर दो। एक्चुअली तुम्हें क्या करना है कि ये 5 0 हाफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो -1 वाला मिलकर एक नंबर आ जाएगा, -2 वाले मिलकर एक नंबर दे देगा, -3 वाला मिलकर एक नंबर दे देगा। तो 2-3 टर्म करके देखो, आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, उस तरह से एनालाइज कर दो। ठीक है, देखो एक बारी। सो ये जैसे -1 आ गया, ऐसे 5 माइनस 2 एक आगे लिखोगे, तो इसको थोड़ा ओपन करके देखो भाई, किसका डाउट था ये? तुम इसको ओपन करो कुछ टर्म्स के लिए। मैंने अभी जैसे 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए लिखा, -1 -2 के लिए। तो अब तुम्हें क्या करना है एट द एंड, कि या तो वैसे दिक्कत हो रहा है तो एक काम कर सकते हो, है ना, के 5 दिस, जैसे भी मतलब पहले ही हो, या तो उसको ओपन कर लो, तो कुछ टर्म और लिखो, देन यू सी द जनरलाइजेशन, तो हो जाएगा आगे सॉल्व। समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ? जितने भी 5 1 5 माइनस 1 को साथ लाओ, 5 2 और 5 माइनस 2 को साथ लाओ, 5 3 5 माइनस 3 का साथ लाओ, और एक पैटर्न तुम्हें दिखेगा उसमें, फिर उसके हिसाब से जनरलाइज कर लो, ये फॉर्मूला यूज करो, तो उससे आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर पूछो। सर ठीक है, हाँ बस उसको ओपन करना है आपको, है ना।